વાત કરીએ આજે ટેક્સટાઇલ શેર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી અને આ તેજી ટેક્સટાઇલ મંત્રી ગિરિરાજસિંહના નિવેદન બાદ આવી છે। તેમણે કહ્યું કે ટેક્સટાઇલ પીએલઆઈ સ્કીમના મર્યાદા વધારવા માટે ચર્ચા થઈ રહી છે। ગિરિરાજસિંહ સાથે અમારા સંવાદદાતા રોહનસિંહે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી। આવો જોઈએ। सर, आज आपने यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखा, पूरा गारमेंट सेक्टर का देखा। जो इंडस्ट्री से आपकी बात हो रही है, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, किन चीजों पर फोकस होने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, देश के अंदर जब गारमेंट बनता है ये एंड प्रोडक्ट है, तो स्वाभाविक है फैब्रिक की जरूरत होती है। फैब्रिक की जरूरत होती है तो फिर यार्न की जरूरत होती है। यार्न की जरूरत होती है तो फाइबर की जरूरत होती है, चाहे मेड में मैन फाइबर हो चाहे नेचुरल फाइबर हो। तो हमें गारमेंट इंडस्ट्री के साथ मिलकर के जो भारत का टेक्सटाइल फ्रेम है अभी $165 बिलियन का, वो $350 बिलियन पर ले जाना है 2030 तक। और जब 2030 तक हम इसे ले जाने का एक रोड मैप बना रहे हैं तो स्वाभाविक है 4.5 करोड़ से हम उठा के 10 करोड़ पर एम्प्लॉयमेंट को ले जाएंगे। सर, जो कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, कार्बन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, जियो टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, उस पर कितना फोकस होने जा रहा है हमारा? उसका फोकस यही है कि 2014 में हमारे यहाँ जियो ये टेक्निकल टेक्सटाइल का कोई काम नहीं था। 10 के बाद हम अभी $3 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया है और उम्मीद है कि अगले हम 3 गुना $8-9 बिलियन पे हम जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। सर, बजट आने वाला है, उम्मीद करें कि इस इंडस्ट्री को भी काफी कुछ मिलेगा। चिंता न करें, भारत के प्रधानमंत्री जब पीएलआई लाए हों, जब पीएम मित्र ऐसा क्लस्टर हो 1000 एकड़ का जिसमें एंड टू एंड सोल्यूशन हो, तो स्वाभाविक है बजट के पहले ही ऐसी योजना लाए हुए हैं। तो बात करिए ओम बिरला फरी एक वखत लोकसभा स्पीकर बन्या, तो एनी मध्य ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर तरीके पसंदगी करवामां आवी छे। पीएम मोदीए ओम बिरला ने फरीथी लोकसभा स्पीकर बनवाना बदल शुभकामनाओं आपी। तेमणे कह્યું કે 17મી लोकसभा संसदीय इतिहासनो स्वर्णिम काळ हतो। 17મી लोकसभा અને ऐतिहासिक निर्णयों लेवाया। 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। कांग्रेसना सांसद राहुल गांधीए लोकसभाમાં વિપક્ષના નેતાની જવાબદારી સંભાળી છે। રાहुल ગાંધીએ સ્પીકર ઓમ બિરલાને પણ અભિનંદન પાઠવ્યા। તેમણે કહ્યું કે તેમને આશા છે વિપક્ષનો અવાજ દબાવવામાં નહીં આવે। Very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. તો અખિલેશ યાદવે પણ સ્પીકરની ચૂંટણી પર બોલવાની તક મળી। તેમણે નવા સ્પીકરને અભિનંદન આપવાની સાથે પ્રહાર પણ કર્યા। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए
और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। તો હવે વાત કરીએ AIMIMના અધ્યક્ષ અસીઉદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું કે તેમને આશા છે કે સ્પીકર નાના દળોને સાંભળશે અને તેમની વાત ધ્યાનમાં રાખશે। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। તો લોકસભામાં એમરજન્સીની નિંદા ઉપર હોબાળો થયો। સ્પીકર ઓમ બિરલાના નિંદા પ્રસ્તાવ ઉપર વિપક્ષે જોરદાર નારેબાજી કરી કાર્યવાહી આવતીકાલ સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે। ઓમ બિરલાએ જ્યારે એમરજન્સી ઉપર બોલવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે વિપક્ષે હોબાળો કરવાનું શરૂ કરી દીધું। તમને જણાવી દઈએ કે 25 જૂન 1975 દેશમાં ઇન્દિરા ગાંધીની સરકારે નેશનલ ઇમરજન્સીની જાહેરાત કરી હતી અને આ ઇમરજન્સીની નિંદા કરતા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે 1975માં દેશમાં તાનાશાહી જબરજસ્તી નાખવામાં આવી અને જનતાએ કોંગ્રેસની કુનીતિઓને ભોગવવી પડી હતી। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस कालखंड में संविधान में 38वां, 89वां, 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ही ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। તો હવે વાત કરીએ દારૂ કૌભાંડમાં આરોપી દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે અને હવે દારૂ કૌભાંડમાં CBIએ તેમની ધરપકડ કરી છે અને કોર્ટથી 5 દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા છે। અરવિંદ કેજરીવાલે કોર્ટમાં પોતાનું નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે મનીષ સિસોદિયા અને હું અમે બંને નિર્દોષ છીએ। અરવિંદ કેજરીવાલ જલ્દી જ સુપ્રીમ કોર્ટને અરજી નોંધાવશે। ઉલ્લેખનીય છે કે દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશની વિરુદ્ધમાં આ અરજી થશે।